आज की डेट में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक फीमेल के जब पीरियड बंद होने का टाइम होता है, जिसको हम लोग मीनोपॉजल टाइम कहते हैं, उस दौरान सीवियर ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग और या फिर इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बात करें तो मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, इरेगुलर पीरियड ब्लीड, ये ढेर सारी चीज़ें होती हैं, क्लॉटेड ब्लीड एक्सेट्रा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी फीमेल या पूरे इंडिया के यदि हम डेटाबेस कलेक्ट करें तो मैक्सिमम टाइम हिस्टेक्टोमी यानी बच्चेदानी को काट के बाहर निकाल देने का काम मीनोपॉजल टाइम में होता है। यानी कि एक ऑप्स गायनी की एक सर्जन या एक जनरल सर्जन की एक कॉमन ओपिनियन होती है कि यदि एक दो बार के एफर्ट में हमने ब्लीड को बंद नहीं किया या ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो ज़्यादा अच्छा है कि बच्चेदानी को काट के बाहर निकाल दिया जाए। क्या ऐसा ही सोल्यूशन आप भी सोचते हैं? मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ढेर सारे पेशेंट में हमने ऐसा देखा है कि यदि सही तरीके से इस तरह के केसेस को हैंडल किया जाए तो हिस्टेक्टोमी से बचाया जा सकता है, क्योंकि हिस्टेक्टोमी तो एक लास्ट सोल्यूशन है। जब कुछ नहीं होगा तो हिस्टेक्टोमी करवा लिया जाएगा, यानी बच्चेदानी को काट के बाहर निकलवा दिया जाएगा। ऐसे ढेर सारे पेशेंट को कंजर्वेटिव मोड ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशन में मैंने रखा और एटलीस्ट मोर देन 60 to 70% फीमेल्स को हिस्टेक्टोमी से बचाया। ऐसे ही एक टेस्टिमनी के साथ आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। समझना केवल इतना जरूरी होता है कि सर्जरी हमेशा किसी भी केस का एक लास्ट ऑप्शन होता है। यदि कुछ नहीं होगा तो सर्जरी करवा ली जाएगी। हाँ, ये भी बात जरूरी है कि जब ब्लीड हो रहा होता है ऐसे समय में फीमेल जो होती है काफी हद तक ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाती है, लेथार्जिक, सीवियर वीकनेस, सीवियर एनीमिक, तो मल्टीपल ऑफ द चीज़ें होती हैं। तो जब भी ऐसी किसी फीमेल का हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन के साथ करें और हम ऐसा रूल न बनाएं कि मैं केवल होम्योपैथी के सहारे कंट्रोल करूंगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों में। देखिए, एम ऑफ द ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है मरीज को ठीक करना। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक मरीज में होम्योपैथी उतनी ही इफिकेसी से काम करे। तो ये एक्सपीरियंस के बिहाफ पे समझ में आता है कि आप किस तरह के पैटर्न और किस तरह की हीलिंग को आप ये समझ लें कि ये फीमेल ठीक होने लायक है और या फिर ये केस अबाउट टू द सर्जिकल हो रहा है और ऐसे केस को सही समय पे सर्जरी के लिए रिफर कर दिया जाए। सही समय पे सही डिसीजन, सही स्ट्रेटजी हमेशा मरीज की रिकवरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको एक डेटाबेस बता रहा हूँ, आपको जान के आश्चर्य होगा। 45 प्लस या 45 अप्रॉक्स फीमेल एज की फीमेल में जिनको खास करके मीनोपॉज होता है, आंध्र प्रदेश से एक डेटाबेस आया जिसमें अप्रॉक्सीमेट 46% फीमेल की हिस्टेक्टोमी करवा दी गई। दिक्कत आती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। भाई एक मेडिकल सर्जन ब्लीडिंग को ऐसे तो होने नहीं देगा, तो उसका सोल्यूशन तो करेगा ही करेगा। सो दैट्स वाई वहाँ हिस्टेक्टोमी ही ऑप्शन है। जबकि हकीकत में आप यदि सही तरीके से प्रोसीड करें तो ऐसे केसेस को विदाउट सर्जिकल होने से बचाया जा सकता है। एक चीज़ और बताऊंगा, ज़्यादातर केसेस में हमने देखा कि 3 से 5 महीने के ट्रीटमेंट में ही पीरियड का जो पैटर्न होता है रेगुलर हो जाता है, ब्लीडिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन से। यहाँ कोई भी हम ऐसी मेडिसिन नहीं यूज़ करें जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस करे या फिर जो एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन हो जिसके सीवियर साइड इफेक्ट्स हो। सो दैट्स वाई ज़्यादा अच्छा है कि हम सही तरीके से प्रोसीडिंग करें और ऐसे केसेस को सर्जिकल होने से बचाएं। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो ये टेस्टिमनी की वीडियो है इसको लास्ट तक देखिए, ढेर सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। पूरी दुनिया में जितने भी बच्चेदानी की सर्जरी होती है, यानी बच्चेदानी को काट के निकाला जाता है, हिस्टेक्टोमी उसको कहते हैं। हिस्टेक्टोमी ज़्यादातर मीनोपॉजल टाइम में होता है फीमेल्स में। 70% से ज़्यादा औरतों का खास करके जब पीरियड बंद होने का टाइम होता है उस दौरान इरेगुलर ब्लीडिंग शुरू होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह, एस्ट्रोजन शट डाउन हो रहा होता है, इसलिए इंडोमेट्रियम की थिकनिंग इरेगुलर हो जाती है। कभी कभी 2-2 महीने तक पीरियड नहीं आएंगे, कभी एक ही महीने में 3-3 बार आ जाएगा और हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉटेड ब्लीडिंग होती है। और पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन इंडिया में 70 to 80% केसेज में ऐसे लोगों को सर्जरी करवा के बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है, यूट्रस को निकाल दिया जाता है। ये किसी भी एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत कॉमन सी बात होती है। यानी कि कंजर्वेटिव मोड ऑफ द ट्रीटमेंट तो सेकेंडरी बात होती है, वो तो बात की बातें हैं, ठीक है। सर्जिकल के बारे में पहले सोचा जाता है। कुछ अच्छे डॉक्टर होते हैं जो 2-4 महीने तक कोशिश करते हैं कि ब्लीडिंग को स्टॉप कर लिया जाए। अच्छा, सीवियर ब्लीडिंग के केसेज में भी हमने देखा है कि इंजेक्टेबल और ढेर सारी दवाइयों को देने के बावजूद भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। मरीज के पास भी ऑप्शन क्या है, वो बेचारा ब्लीडिंग देख देख के बार बार परेशान, उससे ज़्यादा बढ़िया ऑपरेशन करवा ले।
और या फिर किसी ने बताया ही नहीं कि इन सब चीज़ों को ठीक भी किया जा सकता है। बाय द वे, इस तरह की मेनोपॉजल टाइम में सीवियर ब्लीडिंग या मेनोरेजिया को या फिर मेट्रोरेजिया को, दोनों को सही तरीके से होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाए तो सही ही नहीं किया, कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, सही भी किया जा सकता है। मैं कभी नहीं बोलूँगा सारे केसेज में जहाँ सीवियर पैथोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं, कैंसर टाइप की दिक्कत शुरू होने वाली है, सीवियर सर्विसाइटिस है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ थोड़ी दिक्कत है। तो जब भी ऐसे केसेस को डील करना होता है विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डील करना होता है। इसी तरह की हमारी एक पेशेंट गुड्डी जी मेरे पास है। वीडियो बनाने का मेन कंसर्न आपको समझ में आएगा जब हम इस बात का कंक्लूजन बताएंगे, और तब आपको ये बात समझ में आएगी कि होम्योपैथी की यूटिलिटी किस तरीके से काम करती है। यानी कि मरीज़ को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले से एक्सप्लेन करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि मरीज़ तो घबरा जाएगा, उसे क्या मालूम कि ब्लीडिंग बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है। ठीक है, पहले हम गुड्डी जी से जानना चाहेंगे कि शुरू में जब वो मेरे पास आई, वो किसी के रेफरल के थ्रू आई। एक हमारी पुरानी पेशेंट थी, वो उनको पकड़ के लाई, चलो हमारे डॉक्टर साहब के पास। ये ऑपरेशन ऑपरेशन की तैयारी कर चुकी थी, सर्जिकल प्रोफाइल के लिए सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी और डेट भी ली जा चुकी थी। खैर उन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ जी गुड्डी जी, जब आप मेरे पास आई थी उससे पहले कितने दिन से इससे परेशान थी, क्या क्या किया आपने और क्या क्या तैयारी चल रही थी? जी, साल भर से परेशानी रहला। 1 साल से ब्लीडिंग वाली दिक्कत रह के हो रही थी। 1 साल कबो 2 महीना परावत, कबो 1.5 महीना परावत रहला, कबो 1 महीना में 2 फेरा हो जात रहल। और ये इतने दिनों तक 1 साल तक चला, इसके लिए क्या क्या इलाज किया आपने? वह जब पेट में दर्द होत रहल तो दवाई खा लेत रहनी है। ओकर बाद अब की पारी भइल है तब की पारी ऑपरेशन के तैयारी कर दिए रहनी है। अब समझिएगा, ये ऑपरेशन की तैयारी कर चुकी थी और इनको किसी ने रेफरल दिया, उनके साथ ही हमारे पास दिखाने आई। जब ये मेरे पास दिखाने आई उस दौरान भी सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी, और जब सीवियर ब्लीडिंग में कुछ नॉर्मल क्या कहते हैं डार्क क्लॉटेड ब्लड आ रहे थे, कुछ बाकी सारी चीज़ें आ रही थी। और जैसे ही मैंने इनको दवा दी, अगले 2 दिन में ब्लीडिंग और बढ़ गई। 2 दिनों बाद में क्या हुआ कि 2 दिन में थक्के आने लगे, क्लॉटेड ब्लड, बड़े बड़े थक्के। क्यों भाई ऐसा ही हुआ ना? बड़े। अब भाई मरीज़ करेगा क्या, डर जाएगा। ठीक है, डरने के बाद हाय तौबा की कंडीशन में इन्होंने अपने बेटे को मेरे पास भेजा। इमरजेंसी में उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मैंने कुछ दवाइयाँ दी और धीरे धीरे करते करते वो ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई। ठीक है, ये जो बड़े बड़े थक्के वाली ब्लीडिंग थी कितने दिन तक चली? 5 दिन। 5 दिन तक। 5 दिन। और ऐसे थक्के पहले कभी आए? पहले ऐसे का कहते साल भर से परेशानी रहल। पहले कभी आवत ढक्के आता, कभी सही हो, कभी नॉर्मल आता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि दवा देने के बाद से अचानक इतने थक्के आ गए? हाँ, नहीं पहले आवत रहा, लेकिन दवाइया दिए के बाद फिर मनो आवत रहा ज़्यादा हो गया। ठीक है। हाँ। यूट्रस की जो इंटरनल कैविटी होती है उसमें एंडोमेट्रियम की थिकनिंग डिसाइड करती है कि ब्लीडिंग कितनी होने वाली है, क्लॉट कितने होने वाले हैं। कभी भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन अनयूजुअल चीज़ों को अपने पास नहीं रखता है। ये नेचुरल, मतलब नेचर की देन है हमारे साथ। जैसे फोड़ा हुआ है तो बस बाहर ही आना चाहिए, यदि आपने ज़बरदस्ती की तो इंटरलाइज हो जाएगा, फिस्टुला बनाएगा भाई। ठीक है, यदि किसी आदमी के पेट में गड़बड़ी है तो डायरिया या वोमिटिंग होगी ही, नॉर्मल सी टेंडेंसी है। किसी आदमी को कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है तो बाहर आना ही चाहिए, यदि अंदर रह जाएगा तो और सीवियर दिक्कत कर देगा। किसी आदमी को यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है तो बार बार यूरिन लगेगी ही, बॉडी कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी हम उस इन्फेक्शन को बाहर निकाल दें। तो ये जितनी किसी आदमी को इन्फेक्शन है तो फीवर होगा ही होगा। ठीक है, ये सारे प्रोटेक्टिव फिनोमिना हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को। और होम्योपैथिक दवा जब दी जाती हैं तो डिस्चार्जेस और बाकी सब चीज़ों को सीवियरली इन्हेंस भी कर देती हैं, इतना नहीं कि मार देती हैं, ऐसा नहीं है। तो मरीज़ को समझाना पड़ता है कई बार कि देखिए यदि ब्लीडिंग बढ़ेगी और क्लॉट आएगा तो परेशान मत होइएगा, अंदर जो है वो बाहर आएगा। ये बात डैम श्योर है कि होम्योपैथिक दवाइयों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्लॉट बना सकें, नेवर एवर। लेकिन जो क्लॉट बने हुए हैं, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की डेब्रीज पड़ी हुई हैं, वो इन्फेक्शन कॉज करेंगी आगे जाके, ज़्यादा बढ़िया है कि उसको निकाल दिया जाए। पेन लोअर एब्डोमेन में या फिर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में इसलिए पेन होता है क्योंकि यूट्रस की मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं कि जो है उसको एक्सपेल आउट किया जाए, इसीलिए मरीज़ दर्द महसूस करता है। इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यूट्राइन मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, पेन जनरेट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉन्स्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है उसको एक्सपेल आउट कर सकें। अब क्या हुआ, हमने दवाइयाँ दी, दवाइयों देने के बाद से जो मूवमेंट था वो रेगुलर हुआ, रेगुलर होने के बाद से वो जितनी चीज़ें हुई एक्सपेल आउट होना शुरू हो गई और 2 से 4 दिनों के अंदर पूरी वॉश आउट हो गई।
तो कितने दिन बाद पीरियड बंद हुआ दवा देने के? 6 दिन के बाद। 4 से 5 दिनों में जब सारी चीज़ें वॉश आउट हो गई, यूट्रस में कुछ भी नहीं बचा, उसके बाद से पीरियड स्टॉप हो गया। ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। यदि ये मेडिसिन इंड्यूस ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो ये थोड़ा ब्लीडिंग का पैटर्न चलता रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। इस वीडियो को शूट करने का जो मेन पर्पज़ है, 60 से 70% जो हिस्टेक्टोमी होती है उसको बचाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम उसको 10-20% पे रखा जा सकता है। कम से कम 50% से ज़्यादा लोगों को हिस्टेक्टोमी से बचाया जा सकता है। जब हिस्टेक्टोमी आप करवा लेते हैं, चाहे करवा लेती हैं, ऐसे कंडीशन में जो बच्चेदानी की जगह हुई वो तो खाली हो गई। अच्छा, एक पैरस वुमेन यानी जिसने बच्चे पैदा किए उसकी बच्चेदानी छोटी भी नहीं होगी, बड़ी होगी, वो स्पेस जो होता है वो सब सेलुलर टिश्यूज़ द्वारा भरता है, लेकिन वो बच्चेदानी की जगह नहीं ले पाएगा ना। और इसके बाद से जो बैकेक का दौर शुरू होता है उससे ज़िंदगी भर औरत झेलती है। कोई भी ऐसी फीमेल आप बताइए अपने आसपास, हमें भी ज़रा कमेंट करके बताइएगा भाई, जिसने हिस्टेक्टोमी करवाई हो जिसको बैकेक ना हुआ हो। अब ये बात ना कहिएगा भाई एजिंग प्रोसेस हो रही इसलिए बैकेक हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में यूट्रस की सर्जरी के बाद से यानी हिस्टेक्टोमी इंड्यूस बैकेक होते हैं और इससे ज़िंदगी भर औरतें सफ़र करती हैं। तो यदि आप हिस्टेक्टोमी इंड्यूस बैकेक से बचना चाहें और या फिर आप इस मेनोपॉजल इंड्यूस सीवियर मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया से बचना चाहें, जो ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर ब्लीडिंग, तो होम्योपैथी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के सही करने की कैपेबिलिटी रखती है। ज़रूरत प्रोसेसिंग सही होनी चाहिए, सारे केस सिम्टम को लेके इंडिविजुअलाइज होना चाहिए और केस रिपोर्टाइजेशन के बाद दवा देनी चाहिए। जैसे इनके केस में जो लोकल रेमेडी थी, जो छोटी दवा थी, वो ट्रिलियम पेंडुलम थी। ध्यान रखिएगा सब में नहीं काम करती ट्रिलियम पेंडुलम। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन थी वो लैकेसिस थी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कंफर्म हो जाती है तो हम एलएम में चलते हैं 0/1-2-3-1, क्योंकि जैसे ही हम सेंटिसिमल में चलेंगे वो और ज़्यादा प्रोवोक कर देता है। तो लैकेसिस और बाकी दूसरी जो ऑर्गेनिक रेमेडी थी इसके सहारे हमने इनके केस को कंट्रोल कर लिया। उम्मीद करते हैं 4 से 6 महीने ट्रीटमेंट करेंगे। 4 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में नेचुरल तरीके से पीरियड चला जाएगा, हो सकता है साल भर भी जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 4 से 6 महीने में नेचुरल तरीके से पीरियड चला जाए, एस्ट्रोजन शट डाउन हो जाएगा, पेशेंट कंफर्ट में आ जाएगा, ब्लीडिंग का इशू बंद हो चुका होगा और ये वो दौरान, ये वो समय होगा जिस समय में इनको न्यूट्रिशन और खाने पीने का विशेष ध्यान देना होगा। इतना काम कर लेंगे ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है। डाइट एंड रेजिमेन के साथ होम्योपैथी अडॉप्ट करिए, बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा और होम्योपैथी की इस यूटिलिटी को बताइएगा। होम्योपैथी बढ़ाती नहीं है, जो अंदर चीज़ें पड़ी हैं वो एक्सपेल आउट होंगी ही होंगी। थैंक यू।